ये कहानी सिर्फ 8 साल की एक मासूम, अनाथ और बेघर बच्ची की है, जो फुटपाथ के कोने में अपनी छोटी बहन के अंतिम संस्कार के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी। तभी सड़क से गुजर रहा एक करोड़पति बिजनेसमैन ने ऐसा कदम उठाता है जो आपको चौंका देगा। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई की गलियों में सूरज की किरणें चुभती हुई चमक रही थीं। दिसंबर का वो सुबह था जब हवा में नमी लिपटी हुई थी, मानो शहर की भाग-दौड़ को और भारी बना रही हो। राजेश शर्मा, एक बड़ी आईटी कंपनी के मालिक, अपनी दिनचर्या में डूबे हुए थे। 3 साल पहले अपनी पत्नी सीता को खोने के बाद से राजेश ने काम को ही अपना सहारा बना लिया था। सुबह 5 बजे उठना, नाश्ते से पहले रिपोर्ट्स चेक करना और फिर मीटिंग्स की चेन में जकड़े रहना, ये सब उनके लिए जीवन का मतलब बन गया था। बाहर से देखने वाले उन्हें सफल आदमी मानते थे, जिनके फैसले करोड़ों का खेल बदल देते थे। लेकिन अंदर से राजेश टूट चुके थे। सीता की यादें उनके दिल में एक खालीपन छोड़ गई थीं, जो कभी भरता ही नहीं था। उस दिन राजेश एक महत्वपूर्ण मीटिंग से निकले थे। विदेशी निवेशकों से हुई डील ने कंपनी को नई ऊंचाइयां दी थीं, लेकिन राजेश के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। संख्याएं और आंकड़े उनके लिए ठंडे थे, जो घर की उस खामोशी को नहीं भर सकते थे जो सीता के जाने के बाद बस गई थी। वे कुलाबा के व्यस्त इलाके से गुजर रहे थे। सड़कें हमेशा की तरह हलचल से भरी रहीं। चाय वाले चिल्ला रहे थे, भाई साहब एक कटिंग। ऑटो वाले हॉर्न बजा रहे थे और दुकानदार अपनी चीजें बेचने के लिए हाथ हिलाते हुए। पर्यटक पुरानी इमारतों की तस्वीरें ले रहे थे, जबकि मजदूर अपने टिफिन बॉक्स संभालते हुए जल्दबाजी में कहीं भागे जा रहे थे। ये सब राजेश के लिए एक रूटीन था, जो उन्हें छूता भी नहीं था। दुनिया अपनी जिंदगी जी रही थी, जीवंत, शोरगुल भरी, जल्दबाजी वाली, लेकिन राजेश अंदर से सुन्न थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज सड़क के शोर में दबी हुई थी, लेकिन इतनी गहरी कि राजेश के कदम रुक गए। वो संगीत नहीं थी, नहीं कोई बातचीत, वो रोना था। हल्का, दबा हुआ, लेकिन इतना दर्द भरा कि लगता था सदियों का गम उसमें समाया हो। राजेश ने सोचा, चलते रहें। कितनी बार उन्होंने ऐसी पुकारें अनसुनी कर दी थीं। मुंबई जैसे शहर में दुख की कहानियां तो बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इस आवाज में कुछ अलग था। एक नंगा, असहाय दर्द जो अनदेखा करना नामुमकिन था। वे आवाज की दिशा में बढ़े। कदम उन्हें एक तंग गली की ओर ले गए, जहां दीवारें रंग रोगन से खस्ता हो चुकी थीं, मानो वे शहर के गुप्त राज छिपाए हुए हों। गली में रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, हवा भारी और घुटन भरी लग रही थी। गली के अंत में राजेश ने उसे देखा। एक छोटी सी लड़की, महज 8 साल की, असमान जमीन पर बैठी हुई। उसके काले बाल उलझे हुए उसके गंदे चेहरे पर लटक रहे थे, कपड़े फटे पुराने, धूल और पसीने से सने हुए। नंगे पैरों पर घाव और मैल जमा हो चुका था, जो बताता था कि वे किन कठिन रास्तों से गुजरी होगी। लेकिन ये दृश्य राजेश के दिल को जकड़ने वाला तो था ही। असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने देखा कि लड़की के पतले हाथों में एक 2 साल की बच्ची पड़ी हुई थी, बेजान, जैसे कोई भूली हुई गुड़िया। छोटी बच्ची का गोरा चेहरा ठंडा और बेरंग था, सूखे होंठ फटे हुए और छोटा सा शरीर इतना लटका हुआ कि लगता था नींद में भी नहीं। बाहर की गर्मी और इस बच्ची की ठंडक का फर्क क्रूर था। लड़की ने आंखें उठाईं, काली, आंसुओं से भरी। उनमें मासूमियत और निराशा का मिश्रण था, जो किसी बच्चे के चेहरे पर नहीं होना चाहिए। फिर कांपती आवाज में उसने कहा, अंकल, क्या आप मेरी छोटी बहन को दफना देंगे? वो आज नहीं जाएगी और वो बहुत ठंडी हो गई है। मेरे पास अच्छे अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ, बड़ा होकर काम करके आपको चुकाऊंगी। कुछ पल के लिए समय थम सा गया। राजेश को लगा जैसे छाती में कोई वार हुआ हो। लड़की के शब्द उनके कवच को चीर गए, वो कवच जो वे बिजनेस और आंकड़ों से बनाए हुए थे। सीता की याद ताजा हो गई, जो आंखों के सामने बेबस होकर मरती चली गई थी और वे कुछ कर नहीं पाए। अब इस बच्ची के सामने वो लाचारी फिर लौट आई। राजेश ने चारों ओर देखा। कोई बड़ा तो नहीं जो इन लड़कियों का जिम्मेदार हो, लेकिन गली खाली थी। सिर्फ वे, वो लड़की और वो बेजान सा शरीर। खामोशी भारी थी। सिर्फ लड़की का दबा रोना उसे तोड़ रहा था, जो मदद की गुहार लगा रहा था कि कोई तो उन्हें देख ले। राजेश तुरंत जवाब ना दे सके। उनके पैर जमे हुए थे, सांसें छोटी। ऐसी क्रूर मासूम गुजारिश के सामने क्या कहें। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि अब वे संख्याओं, रिपोर्ट्स और मीटिंग्स के पीछे नहीं छिप सकते। इस दृश्य का बोझ एक फैसला मांग रहा था। गली की खामोशी उनके दिमाग को दबा रही थी। वे अभी भी सुन खड़े थे जब एक सहज भावना ने उन्हें झुकने को मजबूर किया। सावधानी से वे आगे बढ़े, जैसे सच्चाई की पुष्टि करने से डर रहे हों,
और बच्ची के छोटे शरीर को छुआ। उंगलियों को ठंडक ने चीर दिया, लेकिन राजेश ने हार ना मानी। उन्होंने गले पर नाड़ी टटोली, सबसे नामुमकिन संकेत की तलाश में। कुछ सेकंड बीते, अनंत जैसे। फिर एक धड़कन, कमजोर, लगभग महसूस न होने वाली, लेकिन वो थी। बच्ची मरी नहीं थी। राजेश का दिल जोर से धड़का। जो हवा गली में घुट रही थी वो अब तेजी से अंदर आई, जैसे बुरे सपने से जागना हो। उन्होंने आंसू भरी आंखों से लड़की को देखा, जो बहन को दुनिया की तरह थामे हुए थी। वो जीवित है। राजेश की आवाज कांपी। तुम्हारी बहन अभी भी जीवित है। लड़की की आंखें फैल गईं, उम्मीद और अविश्वास का मिश्रण जो किसी बच्चे के चेहरे पर नहीं होना चाहिए। क्या सच में मेरी बहन जीवित है? उसने फुसफुसाया। बहन को और कसके जकड़ लिया। वो कल रात से हिली नहीं, वो इतनी ठंडी है। राजेश ने गहरी सांस ली। समय कम था। कांपते हाथों से उन्होंने फोन निकाला और मुंबई के एक बड़े अस्पताल को कॉल की, जहां वे सीता की याद में चुपके से दान देते थे। डॉक्टर की आवाज आई। डॉक्टर पाटिल, मैं राजेश शर्मा हूं। एक बच्ची की इमरजेंसी है, हालत नाजुक है, मैं अभी ला रहा हूं, आईसीयू तैयार रखिए। जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। फिर लड़की की ओर हाथ बढ़ाया। बहन को मुझे दो, अभी ले जाना है। लड़की एक पल हिचकिचाई, काली आंखों में आंसू अजनबी सूट वाले आदमी को परखते हुए। लेकिन चुनाव था ही नहीं। सौम्यता से बच्ची सौंपी। राजेश को हैरानी हुई, उम्र के मुताबिक कितनी हल्की थी वह। कुपोषण साफ दिख रहा था। तुम भी चलो, उन्होंने दृढ़ लेकिन नरम स्वर में कहा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लड़की ने जमीन से अपना फटा प्लास्टिक बैग उठाया, उसका एकमात्र सामान, और उनके पीछे दौड़ी। गली से बाहर निकलते हुए शहर वैसा ही शोरगुल भरा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राजेश के लिए दुनिया बदल चुकी थी। राजेश की कार मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। सायरन की आवाज से ट्रैफिक थोड़ा सा हटा, लेकिन शहर की हलचल रुकने का नाम न ले रही थी। अंजलि, वो बड़ी लड़की, पिछली सीट पर अपनी छोटी बहन रिया को गोद में लिए बैठी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें रिया के ठंडे चेहरे पर टिकी हुईं। वो ठीक हो जाएगी ना अंकल? अंजलि की आवाज फुसफुसासी थी, जिसमें डर और उम्मीद का मिश्रण था। राजेश ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखों में एक नरमी आ गई थी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर अच्छे हैं, उन्होंने शांत स्वर में कहा, खुद को और अंजलि को यकीन दिलाने के लिए। कार की खिड़की से बाहर का नजारा गुजर रहा था। तेज बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं। सड़क किनारे ढाबों से चाय की खुशबू आ रही थी और लोग अपने छतरी तले भाग रहे थे। लेकिन राजेश का ध्यान सिर्फ अस्पताल पर था। यादें उनके दिमाग में उमड़ आईं, सीता की बीमारी के दिनों की। तब भी वे इसी तरह भागे थे अस्पतालों की ओर, लेकिन अंत में खाली हाथ लौटे थे। रिया का चेहरा सीता की पुरानी तस्वीरों जैसा लग रहा था, मासूम, बेबस। राजेश ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। मैं इस बार हार नहीं मानूंगा, उन्होंने मन ही मन कहा। कार ने एक मोड़ लिया और लीलावती अस्पताल का बोर्ड दिखाई दिया। ये वही जगह थी जहां वे सीता के इलाज के लिए आते थे। पार्किंग में कार घुसते ही राजेश ने दरवाजा खोला। चलो जल्दी, उन्होंने अंजलि को कहा। अंजलि ने रिया को और कसकर थामा, जैसे कोई खजाना हो। उसके पैर कांपते हुए नीचे उतरे। नंगे पांव पर सड़क का कंकड़ चुभ रहा था, लेकिन उसे फर्क ना पड़ा। अस्पताल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पहचाना। शर्मा साहब, क्या हुआ? गार्ड ने पूछा चिंता भरी नजरों से। इमरजेंसी, बच्ची को अंदर ले जाओ, राजेश ने तेजी से कहा। लॉबी में हलचल थी, मरीज इधर उधर, नर्सें दौड़ रही थीं और डिस्पेंसरी की लाइन लंबी। लेकिन राजेश के फोन के बाद डॉक्टर पाटिल पहले से तैयार थे। ये रिया है, राजेश ने कहा, रिया को स्ट्रेचर पर लिटाते हुए। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप शुरू किया। हाइपोथर्मिया लगता है, डिहाइड्रेशन भी, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करो, पाटिल ने नर्स को आदेश दिया। अंजलि को अलग कमरे में बिठाया गया। वो दीवार से सटी बैठी रही, घुटनों को सीने से लगाए। मेरी बहन, उसकी आवाज कटी कटी सी थी। राजेश उसके पास बैठ गए। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर सब संभाल लेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने पूछा, आवाज नर्म। अंजलि, उसने धीरे से कहा, आंखें नीची। और रिया, वो मेरी छोटी बहन है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वेटिंग एरिया की घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड एक युग सा लग रहा था। राजेश ने चाय मंगवाई, गर्म, अदरक वाली, जो मुंबई के अस्पतालों में हमेशा मिलती है। अंजलि ने सिप लिया, लेकिन स्वाद ही ना आया। बाहर बारिश तेज हो गई थी। खिड़की पर पानी की धाराएं बह रही थीं। राजेश का दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। ये लड़की कहाँ से आई? उसके माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन अभी समय ना था पूछने का। 2 घंटे बाद डॉक्टर पाटिल आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कान भी।
रिया स्थिर हो गई है, बुखार था कुपोषण से, इंट्रावीनस फ्लूइड्स दे रहे हैं, अब खतरा कम है। राजेश की सांस बाहर निकली। अंजलि ने हाथ जोड़े। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आंखें नम। कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाएगी, पाटिल ने कहा। लेकिन परिवार का कोई सदस्य? अंजलि चुप हो गई। राजेश ने देखा, उसका चेहरा उदास। माँ पापा वो फैक्ट्री में काम करते थे, एक हादसे में चले गए, तब से हम सड़कों पर। रिया बीमार हो गई, दवा न मिली। उसकी कहानी छोटी थी लेकिन दर्द गहरा। राजेश को लगा जैसे कोई चाकू सीने में घुस गया। उनकी अपनी जिंदगी इतनी संपन्न और ये बच्ची इतनी बेबस। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राजेश ने कहा। मैं देख लूंगा, तुम दोनों को घर ले जाऊंगा। अंजलि ने आश्चर्य से देखा, नर्म आवाज में। रात ढल चुकी थी, अस्पताल की लाइटें पीली पड़ गई थीं। रिया को ग्लास विंडो वाले कमरे में शिफ्ट किया गया। अंजलि उसके पास बैठी, हाथ थामे। राजेश बाहर बेंच पर लेटे आकाश की ओर देख रहे थे। तारे मुश्किल से दिख रहे थे, शहर की रोशनी से ढके हुए, लेकिन उनके मन में एक नई रोशनी जाग रही थी। सीता की याद अब इतनी भारी नहीं लग रही थी। शायद ये संयोग था या कोई दिव्य योजना। जो भी हो, राजेश जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अंजलि और रिया सुरक्षित थीं। अस्पताल की दीवारें सफेद और ठंडी लग रही थीं, मानो वे हर दर्द को सोख रही हों। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन राजेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे वेटिंग रूम की कठोर कुर्सी पर झुके हुए बैठे थे, हाथों में एक प्लास्टिक का गिलास जिसमें ठंडी चाय बची हुई थी। अंजलि उनके पास सिकड़ी हुई थी, छोटे छोटे हाथ घुटनों पर बंधे हुए, आंखें सूजी हुई लेकिन थकान से भरी। रिया को आईसीयू में रखा गया था, कांच की पारदर्शी दीवार के उस पार, जहां मॉनिटर की हरी लाइटें चमक रही थीं और मशीनें धीमी दीप की आवाजें कर रही थीं। डॉक्टर पाटिल ने शाम को कहा था, हालत स्थिर है लेकिन सावधानी बरतनी होगी। कुपोषण और संक्रमण गंभीर हैं, हम निगरानी रखेंगे। राजेश ने सिर हिलाया था, लेकिन अंदर से एक बेचैनी सता रही थी। सीता के बीमार दिनों की यादें लौट आईं, वही अस्पताल की हवा, वही इंतजार की लंबी रातें। क्या ये सब फिर से दोहरा रहा था? अंजलि ने राजेश की बाह पर अपना सिर टिका दिया। अंकल, रिया को कुछ नहीं होगा ना? उसकी आवाज हल्की सी थी, जैसे हवा में उड़ने वाला पत्ता। राजेश ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। बिल्कुल, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, थोड़ा सो लो। अंजलि ने आंखें मूंदने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें बनी रहीं। अस्पताल का वातावरण दम घोटने वाला था। दूर से किसी मरीज की खांसी, नर्सों के तेज कदमों की आहट और हवा में एंटीसेप्टिक की तीखी महक। मुंबई का यह व्यस्त अस्पताल, जहां हर कोने में जिंदगियां लड़ी जा रही थीं, राजेश को एक जाल की तरह लग रहा था। वे सोच रहे थे, ये सब कैसे संभव हुआ? एक सामान्य सी सुबह की सैर, और अचानक उनकी दुनिया 2 मासूम लड़कियों से जुड़ गई। तभी एक महिला उनके पास पहुंची, नीली सलवार कमीज में, कंधे पर एक फाइल का बैग लटकाए, चेहरे पर सतर्कता की छाप थी। नाम पत्रिका पर लिखा था, मीरा सिंह, सोशल वर्कर। उसके स्वर में औपचारिकता थी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी का बोझ। शर्मा जी, आप ही इन बच्चों को यहां लाए हैं? उसने पूछा, नोटपैड निकालते हुए। राजेश ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हूं। क्या बात है? मीरा ने कुर्सी खींची। ये बच्चियां अनाथ लग रही हैं, क्या आप उनका कोई रिश्तेदार हैं? परिवार में कोई और सदस्य? अंजलि ने राजेश की ओर चिंतित नजर डाली, जैसे डर हो कि कोई उन्हें अलग कर दे। राजेश ने गहरी सांस ली। नहीं, लेकिन मैंने उन्हें सड़क पर पाया था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि मदद न कर पाता तो अपराध होता। मीरा की भावें सिकुड़ गईं। फिर भी बच्चे संरक्षण कानून के तहत आते हैं। कल एजेंसी से जांच टीम आएगी, आपका बयान लेना पड़ेगा। कोई अजनबी उन्हें आसानी से नहीं ले जा सकता। ये शब्द राजेश के दिल में चुभ गए। एजेंसी जांच? सीता के जाने के बाद वे कानूनी उलझनों से दूर भागे थे, और अब फिर वही डर। अंजलि का हाथ कस गया। अंकल, मुझे डर लग रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। राजेश ने उसे आश्वासन दिया, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मन में तूफान उठा था। अगर एजेंसी अंजलि को किसी अनजान जगह भेज दे तो क्या वे फिर सड़कों पर लौट आएंगी? सुबह होते ही मीरा लौटी। अंजलि, तुम्हारे माता पिता के बारे में बताओ, उसने पूछा, आवाज नर्म लेकिन दृढ़। अंजलि ने सिर झुकाया। वे एक दुर्घटना में चले गए, दादी भी बीमारी से। अब हम सिर्फ 2 बहनें हैं। मीरा ने नोट्स में कुछ लिखा। तुम्हें काउंसलर से मिलना होगा। और शर्मा जी, आपकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन कानून फैसला करेगा। कई परिवार वर्षों से गोद लेने की प्रतीक्षा में है। राजेश का धैर्य टूटने लगा। ये कागजों की जंग नहीं है मीरा जी। अगर मैं रुकता तो रिया आज यहां ना होती, अंजलि अकेली भटक रही होती, उन्होंने कहा, आवाज में गुस्सा। गलियारे में हलचल हो गई। कुछ मरीज रुक कर देखने लगे। अंजलि सिकुड़ गई, हाथ कांपने लगा। मीरा ने शांत करने की कोशिश की। शांत रहें, ये प्रक्रिया है। लेकिन राजेश रुक ना सके। मैंने अपनी पत्नी को खोया, लंबी बीमारी से।
3 साल से काम में डूबा हूं दर्द से भागने के लिए, लेकिन इन बच्चों को देखा तो लगा अब और नहीं, मैं इनके लिए लड़ूंगा चाहे जो हो जाए। मीरा एक पल चुप रही, आंखों में हल्की संवेदना। अंजलि ने राजेश का हाथ थामा, जैसे साहस दे रही हूं। दोपहर में रिया के कमरे के बाहर इंतजार करते हुए अंजलि ने अपना पुराना बैग खोला, एक फटी हुई फोटो निकाली। एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराती हुई, ये हमारी दादी हैं, वे हमारा ध्यान रखती थीं। उनके जाने के बाद सब उलट पुलट हो गया, उसने कहा, आवाज भारी। राजेश ने फोटो थामी जैसे कोई पुरानी याद हो। उसमें दर्द की परतें थीं, खोई हुई जिंदगियां, छोटे कंधों पर बोझ। अंजलि की आंखें नम हो गईं। अंकल, आप भी हमें छोड़ दोगे? राजेश ने सिर हिलाया। नहीं, हम एक साथ रहेंगे। शाम को डॉक्टर पाटिल आए। रिया ने पहली रात गुजार ली, सुधार दिख रहा है। अंजलि ने हाथ जोड़े, राजेश के गले लग गईं। ये मर्द राजेश को एक नया जोश दे गया। ये सिर्फ दो बहनों की नहीं, उनकी अपनी टूटी जिंदगी की मरम्मत थी। एजेंसी की जांच कल से शुरू होगी, बयान, घर का दौरा, रिपोर्टें। लेकिन राजेश तैयार थे। अंजलि का हर भाव, हर शब्द उनके दृढ़ता बढ़ा रहा था। मुंबई की ये रात लंबी थी, लेकिन इसमें एक नई उम्मीद की चिंगारी चल रही थी। मुंबई की फैमिली कोर्ट की पुरानी इमारत में सुबह की धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी। हवा में कागजों की स्याही और पुरानी लकड़ी की महक घुली हुई थी। राजेश शर्मा का सूट भारी लग रहा था, पसीना ठंडा होकर पीठ पर चिपक गया था। हर कदम गलियारे में गूंज रहा था, जैसे पूरी इमारत उनकी सांसें गिन रही हो। अंजलि उनके बगल में चल रही थी, सिर नीचा किए, छोटा हाथ राजेश की हथेली में कसकर पकड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भय की आड़ी सी लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक दृढ़ता झलक रही थी, जैसे वह जानती हो कि ये पल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। राजेश का हृदय तेज धड़क रहा था। रात भर में बेचैन रहे थे, सोचते हुए कि अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो अंजलि और रिया का क्या होगा। रिया अभी अस्पताल में रिकवर कर रही थी, लेकिन डिस्चार्ज के बाद एजेंसी उन्हें कहीं और शिफ्ट कर सकती थी। सीता की यादें फिर उमड़ आई, लेकिन अब वे दर्द को ताकत में बदलने का संकल्प ले चुके थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। लंबी मेज के सामने मजिस्ट्रेट बैठे थे, चेहरा निर्लिप्त, चश्मा नाक पर टिका। एक तरफ प्रोसिक्यूटर फाइलें हाथ में थामे, दूसरी तरफ मीरा सिंह सोशल वर्कर नोट्स लिए हुए। राजेश और अंजलि को बुलाया गया। शर्मा जी, हम यहाँ अंजलि और रिया की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एकत्र हुए हैं, मजिस्ट्रेट ने दृढ़ स्वर में कहा। फिर कागजी प्रक्रियाओं की बाढ़ आ गई। प्रोटोकॉल, पंजीकरण, गोद लेने की वेटिंग लिस्ट, रिपोर्ट्स। राजेश की कानों में शोर सा लग रहा था। वे सिर्फ अंजलि के कांपते हाथ को महसूस कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर उठे। महोदय, हमें ये न भूलना चाहिए कि सैकड़ों परिवार वर्षों से कानूनी गोद लेने की प्रतीक्षा में हैं। शर्मा जी एक प्रमुख उद्योगपति हैं, लेकिन कानून सबके लिए समान है। शब्द राजेश पर बिजली की तरह गिरे। वे खड़े होने को हुए, लेकिन अंजलि की विनतीपूर्ण नजर ने रोक लिया। मजिस्ट्रेट ने अंजलि की ओर मुड़कर देखा। बेटी, अपना नाम बताओ। अंजलि की आवाज कांपी। अंजलि। अब बताओ अंजलि, तुम क्या चाहती हो? कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। अंजलि ने गहरी सांस ली, आंखें मजिस्ट्रेट पर टिकाईं, फिर राजेश पर। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मजबूत। बचपन के दुखों ने उसे ऐसी ताकत दी थी जो कम उम्र में दुर्लभ है। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बहन को मरने नहीं दिया, मुझे अकेला नहीं होने दिया। कमरे में फुसफुसाहट की लहक दौड़ गई। मीरा ने गला साफ किया। महोदय, सम्मानपूर्वक कहूं तो हम किसी आहत बच्चे की भावुक अपील पर कानूनी फैसला नहीं ले सकते। उसी क्षण राजेश फूट पड़े। वे खड़े हो गए, कुर्सी खर्राटा लेकर पीछे सरक गई। आहत? ये लड़की मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। उसने सड़कों पर बहन की देखभाल की, खुद भूखी रही ताकि रिया को खिला सके, और आज भी खड़ी है बस इसलिए कि कोई उसे अलग न कर दे। मजिस्ट्रेट ने हाथ उठाकर चुप कराया, लेकिन राजेश थमे नहीं। महोदय, मैंने अपनी पत्नी को खोया, ऐसी बीमारी से जिसे मैं हरा न सका। 3 साल से रिपोर्ट्स और मीटिंग्स में छिपा हूं, दर्द से भागता रहा। लेकिन जब अंजलि और रिया को गली में पाया तो एहसास हुआ अब भागना गलत है। मैं यहां हूं उनके लिए लड़ने को, और लड़ूंगा अंत तक। कमरे में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सीलिंग फैन की हल्की आवाज तेज लग रही थी, सेकंड अनंत जैसे खींच रहे थे। अंजलि धीरे धीरे रो रही थी, लेकिन हाथ न छोड़ा। मजिस्ट्रेट ने चश्मा उतारकर मेज पर रखा। उनकी आवाज धीमी आई, लेकिन इतनी वजनदार कि हवा कट गई। कोर्ट भावनात्मक बंधन को मान्यता देता है। सामाजिक जोखिम, तत्काल देखभाल के प्रमाण और बच्ची के बयान को ध्यान में रखते हुए अंजलि और रिया की तत्कालिक हिरासत शर्मा जी को प्रदान की जाती है। शब्दों ने जैसे जंजीरें तोड़ दी। अंजलि राजेश की गोद में गिर पड़ी, सिसकते हुए, जैसे अंततः सुरक्षित महसूस कर रही हो। राजेश ने आंखें बंद की, गर्म आंसू बह निकले। सालों बाद वे जानते थे अब कुछ भी पूर्ववत न रह जाएगा। कोर्ट से बाहर निकलते हुए गलियारा लंबा लग रहा था। अंजलि का हाथ अभी भी कसा हुआ, चेहरे पर आंसू, लेकिन आंखों में नई चमक, डर की जगह उमंग। बाहर शहर का शोर शराबा था, हॉर्न की आवाजें, जल्दबाजी के कदम, लेकिन राजेश के लिए सब शांत। मजिस्ट्रेट की आवाज दिमाग में गूंज रही थी। कार में बैठे अंजलि ने खिड़की से सिर टिकाया। राजेश ने इंजन चालू किया, लेकिन रुके। अंकल,
जज साहब ने कहा हम रह सकते हैं, लेकिन अगर आप थक गए तो? अंजलि ने धीमे स्वर में पूछा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। कार चली घर की ओर, एक नई शुरुआत की ओर। शाम ढल चुकी थी जब वे घर पहुंचे। बड़े बंगले का गेट धीरे से खुला, अंदर बगीचा हरा भरा, लेकिन राजेश को अब एहसास हो रहा था कि ये जगह पहले कितनी खाली थी। अंजलि ने संकोच से कदम रखा। ये मेरा घर है, उसने फुसफुसाया। राजेश ने झुककर कहा, हाँ, अब तुम्हारा। मुंबई के बंगले में शाम की धूप बगीचे में फैल रही थी। हवा में जैस्मिन की मधुर खुशबू तैर रही थी, जो राजेश के घर को पहली बार जिंदा महसूस करा रही थी। घर अंदर से शांत लेकिन गर्म लग रहा था। राजेश ने नौकरानी राधा को पहले ही बता दिया था। वह मुस्कुराती हुई आई, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। बेटी पियो, ताकत आएगी। रिया ने संकोच से सिप लिया, फिर अंजलि के गोद में सिर छिपा लिया। राजेश ने उन्हें ऊपरी कमरे दिखाए, 2 छोटे बेड, रंग बिरंगे कवर और खिड़की से समुद्र का नजारा। अंजलि ने बिस्तर पर हाथ फेरा, जैसे पहली बार मुलायम चीज छू रही हो। अंकल, हमें सड़क पर सोना पड़ता था, कभी बारिश में भीग जाते। उसकी आवाज भारी थी। राजेश ने कंधा थपथपाया। अब सब बदल गया। तुम्हें स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है। अंजलि की आंखें चमकी। स्कूल? रिया भी? राजेश ने हाँ कहा। बिल्कुल, मैंने नजदीकी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, कल से शुरू। रात ढलते ही घर में हलचल बढ़ गई। राधा ने खाना बनाया, गर्म रोटियां, सब्जी और दही। टेबल पर तीनों बैठे। रिया ने पहली बार हंसते हुए चम्मच थामा। अंकल, यह स्वादिष्ट है, उसने कहा छोटी आवाज में। अंजलि ने राजेश को देखा। आप अकेले क्यों रहते थे? अब हम हैं ना। राजेश की आंखें नम हो गई। सीता की याद आई, खाली डाइनिंग टेबल जहां सिर्फ उनकी परछाई झूमती थी। पहले सब ठंडा लगता था, लेकिन अब लग रहा है घर बसा। खाने के बाद वे बगीचे में गए। चांदनी रात थी, तारे मुंबई की रोशनी में छिपे हुए थे। अंजलि ने रिया को झूला झुलाया। दादी कहती थीं, अच्छे काम का फल मिलता है, आपका आना वही फल है। राजेश ने हंसकर कहा, शायद, लेकिन तुम दोनों ने मुझे नई जिंदगी दी। सप्ताह बीतते गए। सुबह अब अलग थी। राजेश 5 बजे उठते, लेकिन अब रिपोर्ट्स के बजाय अंजलि के लिए नाश्ता बनाते। अंजलि स्कूल जाती, यूनिफॉर्म में चमकती हुई। रिया को प्री स्कूल भेजा। पहले दिन अंजलि लौटी, बैग में ड्राइंग शीट लिए। अंकल देखो, मैंने घर बनाया, हमारे घर का। राजेश ने शीट थामी, आंसू छिपाते हुए। कंपनी में मीटिंग्स के बीच वे फोन पर अंजलि से बात करते। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा, दोस्त बने। धीरे धीरे राजेश बदल रहे थे। काम अब बोझ ना लगता। वे समय निकालकर पार्क ले जाते। रिया की हंसी घर भर देती। एक शाम बारिश हुई, तीनों खिड़की से देखते रहे। अंजलि ने कहा, अब बारिश डरावनी नहीं लगती। राजेश ने गले लगाया, क्योंकि अब घर है, सुरक्षित। कुछ महीने बाद कोर्ट की फाइनल सुनवाई हुई। मैजिस्ट्रेट ने कहा, अस्थायी हिरासत अब स्थायी। शर्मा जी, अंजलि और रिया अब आपकी बेटियां। राजेश ने सिर झुकाया, धन्यवाद। घर लौटते हुए अंजलि ने पूछा, अब हम हमेशा साथ? राजेश ने कहा, हाँ, हमेशा। सीता की तस्वीर के सामने दिया जलाया। देखो, अब परिवार पूरा हो गया। रिया ने हाथ जोड़े। अंजलि मुस्कुराई। मुंबई की रातें अब शांत लगती थीं, उम्मीद से भरी। राजेश सोचते, एक छोटी सी गुजारिश ने सब बदल दिया। जिंदगी की कीमत, करुणा की ताकत, ये सब सिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता करोड़ों के सौदों में नहीं, बल्कि एक बेबस दिल की पुकार सुनने और उसे नया जीवन देने में निहित है। जब आप किसी टूट चुके जीवन को सहारा देते हैं, तो आप वास्तव में अपने टूटे हुए जीवन की मरम्मत करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा खालीपन भौतिक वस्तुओं से नहीं भरता, वो भरता है प्रेम, परिवार और अटूट विश्वास से, जो ये सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद एक नई शुरुआत संभव है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।